Jai Hind everyone. If you want to know which nation is the most powerful in the world, which nation is the superpower in the world, then you can ask yourself some questions like which nation's economy is highest, which nation has the most contribution of GDP in the world, which nation's military power is the largest in the world, which nation has won the largest number of Nobel Prizes in the world, which nation has most Olympic gold medals in the world, then you will get the answer that it is the America. Only and only America. So how America has become the superpower, how America has become such powerful in the world, you will get to know in this video. हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द हिस्ट्री। देखिए मेजर रीजन इसका मैं बता देती हूँ आपको। इसका रीजन है मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कल्चर। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द यूएसए और उन्हीं की वजह से यूएसए आज के टाइम पे पावरफुल बना है। अगर हम पुरानी बात करें लाइक 1000 साल पहले की बात करें तो अमेरिका कुछ नहीं एग्जिस्ट करता था। मतलब अमेरिका का एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं था। इवन अमेरिका वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कॉलोनी बना रखा था जिस तरीके से इंडिया को बना रखा था। बट किस तरीके से ये आजाद हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसको धीरे धीरे कई सारे एडवांटेज मिले, कई सारे लोग वहां पे गए और काफी ज्यादा चीजें हुई लाइक डॉलर पावरफुल बना। और आज के टाइम पे आप देख सकते हो अमेरिका वर्ल्ड का नंबर 1 देश बन चुका है। हर चीज में देख लो, आप जीडीपी में देख लो, इकोनॉमी में देख लो, मिलिट्री पावर में देख लो, हर तरीके से अगर हम देखें तो अमेरिका आज के टाइम पे इतना बड़ा बन चुका है। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आप एक मैप देखो यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, अगर हम लास्ट 1000 ईयर्स की अगर हम बात करें तो मैप में यहाँ पे आपको यूएसए कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ठीक है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हुआ करता था, 2 नेशंस का हुआ करता था, इट वाज इंडिया एंड चाइना। तो सोचो इंडिया और चाइना का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन और कितना बड़ा रोल हुआ करता था। बट आफ्टर लाइक 1840s के टाइम पे देखो आप और उसके बाद वाला टाइम देखो तो यहाँ से अमेरिका का ग्राफ बढ़ना स्टार्ट होता है धीरे धीरे। आज के टाइम पे अमेरिका इज रूलिंग द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इकोनॉमी के टाइम में देख लो आप, मिलिट्री के टर्म्स में देख लो, इट इज रूलिंग द वर्ल्ड। तो ऐसा क्या हुआ होगा मैं आपको बताने वाली हूँ। बट आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे पहले मेजर पावर इंडिया और चाइना हुआ करता था और आज के टाइम पे यूएसए आया है। तो ऐसा क्या किया यूएसए ने वो हम देखेंगे। बट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यूरोप के कुछ नेशंस, हम स्टार्ट करेंगे 1492 से कि 1492 जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे। देखो सबको पता था कि इंडिया जो है काफी ज्यादा पावरफुल नेशन है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब ज्यादा जीडीपी। हमको सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि इंडिया में था इतना सारा, इतनी सारी वेल्थ थी, कई सारी चीजें थी और सबको ऐसा मतलब पता था यूरोप में कि हाँ इंडिया जो है उसके पास बहुत सारी चीजें है, लाइक गोल्ड है, ये स्पाइसेस है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी हमको। तो यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस निकलते हैं इंडिया की खोज में और सबको पता था कि धरती गोल है। ठीक है, धरती गोल है तो उन्होंने सोचा यहाँ से निकलेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इंडिया पहुंच जाएंगे। जब वो निकलते हैं तो वो पहुंच जाते हैं अमेरिका। ठीक है, और यहाँ से उनको लगता है शुरुआत में तो कि ये इंडिया ही है, बट बाद में पता चलता है कि अरे नहीं ये इंडिया नहीं है, तो अमेरिका है। फिर यहाँ से इसकी खोज हो जाती है, सबको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे अमेरिका है। फिर कई सारे यूरोप के नेशंस जो है अमेरिका जाने लगते हैं। फिर इसको कॉलोनी बना लिया जाता है 1600 के टाइम पे। पूरा अमेरिका लाइक साउथ अमेरिका में स्पेन इसको कॉलोनी बना लेता है, इधर की साइड ब्रिटेन और फ्रांस आ जाते हैं यहाँ पे कॉलोनी बनाने ऊपर नॉर्थ अमेरिका में। तो ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, यही 3 नेशंस जो है काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे उस टाइम पर। इन्होंने वर्ल्ड में कई सारे नेशंस को कॉलोनी बना रखा था। आपको पता है हमारे भी आसपास वाले नेशंस को हमें कॉलोनी बना रखा था। ऐसे कई सारे नेशन को क्या बना रखा था इन्होंने, कॉलोनी। एंड अमेरिका वाज आल्सो अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका को बना लिया था। अब क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पे अमेरिका में रिवॉल्यूशन आता है, ये लोग कोशिश करते हैं कि हम ब्रिटेन की कॉलोनी से आजाद होते हैं और फाइनली 1776 में क्या हो जाता है, अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाता है फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनी। फिर धीरे धीरे अमेरिका अपने अलग अलग रूल्स लेके आता है, कई सारी चीजें होती है। 1800 वाला जब 1800 वाला जब टाइम आता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है यहाँ पे। देखो इसका अमेरिका का पावरफुल होने के पीछे कई सारे कारण है। देखो पहली बात तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कई सारी चीजें बनाना स्टार्ट करते हैं, लाइक रेलवे, स्टील का फॉर्मेशन और कई सारी इंडस्ट्रीज आने लगती है। फिर जो अमेरिका रहता है ये जो है माइग्रेशन, मतलब इमाइग्रेशन यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, मतलब बाहर से काफी ज्यादा लोग अमेरिका में आने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की जो ज्योग्राफी है वो काफी ज्यादा फेवर में रहती है उसके, लाइक फर्टाइल लैंड मिल जाती है, कई सारे नेचुरल रिसोर्सेस मिल जाते हैं, ऑयल मिल जाता है, 2 तरफ से ओशन से कवर है, रिवर्स काफी सारी है। तो ये जो यहाँ की ज्योग्राफी काफी ज्यादा क्या है, फेवरेबल है, वो उसको यहाँ से इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करती है। और धीरे धीरे बीच में इसमें सिविल वॉर भी होती है। सिविल वॉर के बाद वापस से अमेरिका यूनाइट हो जाता है, अपनी चीजों को अच्छी करने की कोशिश करता है। फिर देखो वर्ल्ड वॉर्स आ जाती है, लाइक पहली वर्ल्ड वॉर आ जाती है 1914 to 18 के टाइम पे,
उस टाइम पे क्या होता है, अमेरिका मतलब लास्ट में आता है यहाँ पे, उसका कोई अलग से मतलब कोई खास नुकसान नहीं होता है, ना ही कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है उसका। पार्टिसिपेट करता है अमेरिका बट इन द फॉर्म ऑफ सप्लाइंग ऑफ वेपन्स। दोनों वर्ल्ड वॉर में 1939 to 45 दोनों वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पार्टिसिपेट करता है, बट किस फॉर्म में करता है वो, कि वेपन सप्लाई कर रहा था। बाकी देश लड़ रहे थे, खत्म हो रहे थे, मर रहे थे, बट वो क्या कर रहा था यहाँ पे, लिवरेज ले रहा था किस चीज का, कि वेपन सप्लाई कर रहा है, मिलिट्री की चीजें सप्लाई कर रहा है और उसे मिल रहा है फायदा। तो यहाँ पे उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। हालांकि कुछ लोग शहीद होते भी है जो यूरोप की तरफ से उधर से गए थे, कुछ लोग जाते भी है, बट उसका ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ था, फायदा। एंड अमेरिका वाज द ओनली नेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स हु गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम वर्ल्ड वॉर। मतलब ऐसा कोई सा भी नेशन नहीं था, सबका नुकसान हो रहा था, उनके लोग जा रहे थे, उनके रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, और एक तो यूरोप में लड़ाई हो रही थी, तो यूरोप तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। तो यूरोप की इकोनॉमी, वहां की जीडीपी, वहां के लोग, सब कुछ खत्म हो रहे थे, बट फायदा किसको हो रहा था यहाँ पे, अमेरिका को, क्योंकि उसकी लैंड का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसे ऐसे इसने क्या कर दिया, यहाँ से लीवरेज लेना चालू करा। अब यूरोप ऑलरेडी खत्म हो चुका था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड काफी बड़ी लड़ाई हुई थी वर्ल्ड के कई सारे नेशन, और मास लेवल पे लोग क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, मास लेवल पे चीजें खत्म हो गई थी। तो इस टाइम पे अमेरिका को यहाँ से फायदा मिलता है। अब जो है, अमेरिका एक स्टेबल नेशन माना जा रहा था उस टाइम पे, अमेरिका की करेंसी स्टेबल थी। तो कई सारे नेशन ने सोचा, मतलब पहली बात तो कई सारे नेशन ने सोचा कि अपनी करेंसी ऐसे ही गिर रही है, हमारी करेंसी पूरी तरीके से खत्म हो रही है, तो एक काम करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इसको डॉलर से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे डॉलर भी पावरफुल होने लग जाता है। अमेरिका जो है 1945 के बाद में IMF और वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिश कर देता है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद। तो इसके बाद यहाँ पे डॉलर का और ज्यादा क्या हो जाता है, प्रिवेलेंस हो जाता है, हर कोई नेशन डॉलर में ट्रेड करने स्टार्ट कर देता है। फिर डॉलर में ऑयल को खरीदना और हर चीजें क्या करते हैं डॉलर में होती है। ट्रेजरी बॉन्ड जो थे यूएसए के, उसको परचेस करना, ऐसी कई सारी चीजें होती है। इससे डॉलर भी पावरफुल बन जाता है अमेरिका की करेंसी। और बाकी नेशन जो थे ना, जब ये आजाद नहीं हुआ था, मतलब जब ये कॉलोनी हुआ करते थे ब्रिटेन की, तो ये सोचते थे कि हम ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस की कॉलोनी होने से अच्छा है हम किसके साथ मिल जाए, अमेरिका के साथ मिल जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें फायदा भी रहेगा, हम ग्रो भी कर पाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इन चीजों को फॉलो कर रहा था वहां पे। तो कई सारे नेशंस क्या हो जाते हैं, अमेरिका में जुड़ जाते हैं। और यूएसए जो है, इसको एक चीज समझ आ जाती है कि हमें क्या करना है, अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कई सारे नेशंस को अपनी ज्योग्राफी को बढ़ाना पड़ेगा। तो अमेरिका जो है ना, जैसे ही मतलब इंडिपेंडेंट होता है, उसके बाद मतलब इंटीग्रेशन का काम करता है, लैंड इंटीग्रेशन का। कई सारे नेशंस को एक तो परचेस कर लेता है, लाइक अलास्का को परचेस कर लिया उसने रशिया से, ऐसे मेक्सिको से ले लिया था टेक्सास। तो कई सारे नेशंस को तो कंट्रोल कर लेता है और कई सारे नेशंस को परचेस कर लेता है, लाइक टेक्सास हो गया, अलास्का हो गया, उसके बाद ये हवाई आइलैंड्स जो हो गए, हवाई हो गया, ऐसे कई सारी जगह, मतलब बहुत सारी अमेरिका की जो लैंड थी उसको क्या कर लेता है, वो कंट्रोल कर लेता है। और बड़े बड़े जो टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका में जाते हैं, मतलब वहां पे जाके अपने टैलेंट को क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वहां से टैलेंट आता है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती है। तो ये सारी चीजें करने के बाद अमेरिका क्या बन जाता है, आज के टाइम पे पावरफुल बन जाता है। तो इसको और ज्यादा मैं डिस्क्रिप्शन में बताने वाली हूँ, बट मैंने एक ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजें थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अमेरिका की ग्रोथ में। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर तो बिफोर यूरोपियंस अमेरिका मतलब अराइव्ड, नॉर्थ अमेरिका वाज इनहेबिटेड बाय नेटिव अमेरिकन्स। आज के टाइम पे नेटिव अमेरिकन्स अगर हम देखेंगे ना, वहां पे काफी कम है। बाहर से आए हुए लोग वहां पे ज्यादा मिलेंगे आप लोगों को इंस्टेड ऑफ नेटिव अमेरिकन, क्योंकि वो तो चले गए थे, कई सारे यूरोपियंस कई सारी डिसीजेस लेके गए थे, जो अमेरिका के लोग उस डिसीज को सर्वाइव नहीं कर पाए उस डिसीज में, और काफी ज्यादा अमेरिकन खत्म हो जाते। बाकी जो बाहर से आए हुए लोग रहते वो वहीं पे रह जाते, उसका कॉलोनी बन जाते, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, इन सभी की। फिर कॉलोनीज वहां पे आती क्यों है, ड्यू टू फर्टाइल लैंड, वहां के नेचुरल रिसोर्सेस, उनको ओशन और रिवर का एक्सेस मिल रहा था। साथ ही फ्यूडल कंट्रोल वहां पे कम था, जैसा यूरोप में हुआ करता था, लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है। इमाइग्रेशन हो रहा था यूरोप से, तो कई सारे लोग वहां पे चले जाते हैं लैंड के लिए, ट्रेड के लिए, रिलीजियस फ्रीडम के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, सभी जाके यूएसए में बस जाते हैं, क्योंकि वहां पे फर्टाइल लैंड था। ये जो आपको बताया, यहाँ पे सारी चीजें थी। फिर क्या होता है, 1776 के टाइम पे अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, एंड फाइनली अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन कॉलोनी। यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपना एक रिपब्लिक बना लेता है, ठीक है, मतलब रिपब्लिक रहता है, पहले वो डेमोक्रेसी नहीं रहता है यहाँ पे। अब 1800 के टाइम पे क्या होता है, पहली बात तो लैंड एक्विजिशन का काम करना स्टार्ट करता है, लाइक लुइसियाना, अलास्का, टेक्सास, हवाई, ऐसे कई सारे जगह, मतलब धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे अलग अलग ईयर्स में वो लेने की कोशिश करता है। अमेरिका को मतलब जो यूएसए था उसको क्या कर लेता है, बड़ा बना लेता है, ताकि उसे ऑयल मिल जाए, मिनरल्स, फॉरेस्ट, पोर्ट, अलग अलग चीजों का लीवरेज यहाँ से मिल जाए। उसके बाद इमाइग्रेशन का वहां पे एडवांटेज था कि कई सारे यूरोपियंस वहां पे जा रहे थे, क्योंकि देखो यूरोप तो ऑलरेडी
मतलब कई सारे लोगों को भरोसा उठ भी रहा था। एक तो लड़ाई हो रही थी, वर्ल्ड वॉर वाली चीजें चल रही थी, तो भी यहाँ पे अमेरिका में जा रहे थे। उसके बाद अमेरिका एक स्टेबल नेशन दिख रहा था सबको, अमेरिका की करेंसी स्टेबल दिख रही थी, अमेरिका में उनको ग्रोथ दिख रही थी, तो कई सारे नेशंस के लोग जो है वहां पे जाके बस रहे थे। उसके बाद कई सारे नेशंस के लोग, लाइक इंडिया के भी देख लो, अब कई सारे ऐसे बड़े बड़े टैलेंटेड माइंड है जिनका टैलेंट हमारे देश में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, बट वो अमेरिका में जाके क्या किया, उन्होंने ग्रोथ किया। लाइक कल्पना चावला देख लो, सुनीता विलियम्स देख लो, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो अमेरिका में जाके अपने टैलेंट को उन्होंने दिखाया। तो वहां पे कई सारे लोग जो है टैलेंटेड गए, स्किल्ड वर्कर्स गए, तो उन्होंने क्या करा, अमेरिका को और ग्रो करवाने में हेल्प करवाया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रेलवे, स्टील, ऑयल ड्रिवन, मतलब ये थे एंड्रयू कार्नेगी इंडस्ट्रियलिस्ट, और कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, तो उसने अमेरिका को और क्या कर दिया, ग्रो करने में हेल्प करवाया। तो 1800 के टाइम पे, मतलब ये जो सेंचुरी था 19th, उस टाइम पे काफी ज्यादा क्या हुई, वहां पे चीजें हुई। अब 1860s के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है अमेरिका में, लाइक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ऐसे मतलब स्लेवरी के ऊपर यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट होती है। फिर यहाँ के 16th प्रेसिडेंट बनते हैं अब्राहम लिंकन, और वापस से पूरे देश को यूनाइट कर देते हैं। स्लेवरी का सिस्टम यहाँ से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे नेशन ग्रो करने लगता है। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म यहाँ पे आ जाता है, मतलब एक क्या बन गया था, अमेरिका यहाँ पे अब यूनाइट हो गया था। पहले जो डिवीजन चल रहा था, बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन चल रही थी, वो सारी खत्म हो जाती है एंड अमेरिका क्या हो जाता है, यूनाइटेड हो जाता है। अब 1945 वाला टाइम भी जो बताया, जिसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाला टाइम एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड। फर्स्ट के टाइम पे भी अमेरिका को फायदा मिलता है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ लास्ट में आता है, कोई बड़ा रोल नहीं रहता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यूरोप तो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो चुका था। अब देखो, जैसे डिवाइस जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, सोवियत, मतलब ये सारी चीजें क्या हो गए थे, खत्म हो चुके थे, मतलब इनके अधिकतर चीजें खत्म हो गई थी। इकोनॉमी इनकी डिप्लीट हो गई थी, डेटर बन गए थे, मिलिट्री इनकी खत्म हो चुकी थी, एग्जॉस्टेड हो गई थी इनकी फोर्सेस। वहीं यहाँ पे एक नया वर्ल्ड बन रहा था, एंड दैट वाज यूएसए, बिकॉज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कहीं से भी कहीं तक इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वॉर यूरोप में हो रही थी, अमेरिका को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। इकोनॉमी बढ़ रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्सपांशन हो रहा था। ग्लोबल क्रेडिटर था उस टाइम पे, ये सबको पैसे देता था, अलग अलग नेशन में अलग अलग चीजें सप्लाई करता था, मिलिट्री की चीजें सप्लाई करता था, तो इसकी इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैं मिलिट्री सप्लाई कर रहा था, मिलिट्री सुप्रीमेसी, और वी हैड सीन कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड यूएसए ने ही न्यूक्लियर मतलब वेपन डेवलप कर लिया था, जो जापान के ऊपर अटैक भी किया था, एंड इट वाज द रीजन, बिकॉज ऑफ इट सोवियत यूनियन को बुरा लग गया था कि हम तो दोनों साथ में मिलकर लड़ाई कर रहे थे, बट फिर भी तुमने बताया नहीं मुझे कि तुमने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया। तो इन दोनों के बीच स्टार्ट हो जाती है कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर चलती है, मतलब कोल्ड वॉर मतलब डायरेक्टली दे वुड नॉट अटैक, बट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स। ये दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। अब मेजर पावर बन गए थे दो नेशन, कुछ नेशन इसके यूएसए के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, एंड सम नेशंस वर ट्राइड टू अलाइन विद यूएसएसआर। अब कुछ नेशन जो है इसके साथ जुड़ रहे हैं, मतलब और ज्यादा पावरफुल बन रहा है। इसी टाइम पे मतलब दोनों नेशन और ज्यादा क्या हो रहे थे, थोड़े थोड़े पावरफुल बनते जा रहे थे, क्योंकि इनके साथ नेशंस मिलते जा रहे थे। हालांकि इंडिया नहीं मिला था किसी के साथ भी, बिकॉज इंडिया डिसाइडेड टू बी नॉन अलाइंड, ये हमें पता है। अब कुछ नेशंस मिल रहे थे, मतलब ये पावरफुल बन रहा था। और 1992 के टाइम पे, इन द ईयर 1992, जब सोवियत यूनियन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है इन द 15 नेशंस, मतलब सोवियत यूनियन तो अब खत्म हो चुका है, तो देयर वाज ओनली वन सुपर पावर लेफ्ट, एंड इट वाज यूएसए। कि यूएसए बच जाता है बड़ी पावर, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी नेशंस मिल चुके थे, वो एक बड़ा बन चुका था। 49 के टाइम पे वो नेटो ग्रुप भी बना लेता है, नाटो। ठीक है, उसके अंदर कई सारे यूरोप के नेशंस को इंक्लूड कर लेता है, उनके सिक्योरिटी का एक ग्रुप बना हुआ रहता है। मतलब इसका आर्टिकल 5 जो बोलता है कि किसी के ऊपर भी अटैक होगा तो हम सबके ऊपर मानेंगे और हम सब मिलके सपोर्ट करेंगे, मतलब एक मिलिट्री ग्रुप बना लेता है नेटो भी। तो ऐसी चीजें करता है। और इसके साथ ही 1945 के बाद में ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस भी होती है, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली, मतलब हर तरीके से क्या बन रहा था, स्ट्रॉन्ग बन रहा था, क्योंकि इसकी ज्योग्राफी से एक तो सपोर्ट कर रही थी, साथ ही ये टाइमिंग जो थी वर्ल्ड वॉर वाली, इससे वो बड़ा बनता जा रहा था। डेमोग्राफी, क्योंकि टैलेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा था। साथ ही फाइनेंशियली, मतलब ब्रिटेन वुड जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। ठीक है, तो कई सारे नेशन जो है यूएस डॉलर का यूज करने को मतलब मान जाते हैं, दे कंसीडर कि यूएस डॉलर पावरफुल है, हमारी करेंसी को अगर हमें सही रखना है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, स्टेबल करेंसी को खरीद लेना चाहिए। और अमेरिका के पास वर्ल्ड का काफी ज्यादा गोल्ड भी था, ये भी उसे एक लीवरेज प्रोवाइड करवाता है। इसकी इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग बन गई थी, क्योंकि बाकी सब नेशन की तो इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी, तो इसकी इकोनॉमी उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग थी। बाकी सारी मतलब कंट्रीज जो थी वीक हो चुकी थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बन जाता है, तो इससे अमेरिका का
काफी ज्यादा मतलब जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस रहता है वो वर्ल्ड में और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन अमेरिका का सबसे ज्यादा रहता है। तो इन्हीं दोनों की वजह से क्या मिल जाता है अमेरिका को, और अमेरिका के डॉलर को काफी ज्यादा फायदा मिल जाता है यहाँ पे। और उसके बाद बाकी नेशंस भी है ना डॉलर में ही चीजें खरीदने की बात करते हैं, क्योंकि यूएसए के पास ऑयल भी था और ये सेंड भी काय में करता था, डॉलर में, मतलब ग्लोबल डिमांड फॉर ऑयल। उसके बाद ऑयल की प्राइस जो है यूएस डॉलर में रहेगी, तो उनको डॉलर लेना ही पड़ता था। साथ ही ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन जो है मतलब अब क्या करते थे, यूएस डॉलर का रिजर्व रखते थे अपने पास, क्योंकि उन्हें अगर चाहिए तो रिजर्व भी रखते थे। बाकी कई सारे ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते थे। कई सारे जो बॉन्ड होल्डर्स थे लाइक चाइना, जापान, गल्फ कंट्रीज, ये इसके बॉन्ड होल्डर्स भी, मतलब ये ट्रेजरी बॉन्ड देता था, ठीक है। उससे काफी ज्यादा इसके अंदर पैसा और ज्यादा आता था यूएसए के अंदर। उसके बाद हम देखें तो अर्ली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं अच्छे लेवल की। उसके साथ फ्री मार्केट कैपिटल जो एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, इस फील्ड में क्या कर रहा है, काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। साथ ही ग्लोबल का टैलेंट इमाइग्रेशन, टैलेंट जो है वर्ल्ड का वो आ रहा है यहाँ पे, टॉप साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, सीईओस यहीं पे मिलेंगे आपको। अब देखो, और मतलब वर्ल्ड के अलग अलग जगह से लोग कहाँ जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं टू शो देयर टैलेंट। और किस फॉर्म में अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म में। अपने नेशन में रिकॉग्निशन नहीं मिलाती, यहाँ चले गए। फॉर एग्जांपल हम देखें अल्बर्ट आइंस्टाइन, लाइक ही वाज जर्मन, बट उन्हें मतलब रिकॉग्निशन कहाँ मिला, यूएसए में जाके। एलन मस्क, ये साउथ अफ्रीकन, मतलब उनका ओरिजिन साउथ अफ्रीका का है, वहां पे यूएसए में उन्हें ये सारी चीजें मिली। अब इंडिया के देख ले, लाइक कई सारे लोग हैं जो वहां पे जाके अपने टैलेंट को उन्होंने बताया, वहीं से वो जो जाके ग्रो किए, तो वो टैलेंट यहाँ पे जा रहा है, मतलब अमेरिका उन सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, और उसी की वजह से अमेरिका ग्रो कर रहा है। तो सुपीरियरिटी इन कंप्यूटर, स्पेस एक्सप्लोरेशन, सिलिकॉन वैली इकोसिस्टम, ये सारी चीजों की वजह से यूएसए ग्रो कर रहा है। तो हम अगर यहाँ पे कंपेरिजन देखें पहले का, लाइक पहले वहां पे टेरिटोरियल बाउंड्रीज तक था, अब उसने काफी ज्यादा नेटवर्क बना लिया है पूरे वर्ल्ड में। साथ ही एक्सट्रैक्शन बेस्ड इकोनॉमी थी, अब के टाइम पे उसने फाइनेंशियल इंटीग्रेशन कर लिया, लाइक स्विफ्ट, डॉलर, इन सभी चीजों को उसने बढ़ा दिया है। पहले पॉलिटिकल कंट्रोल था, अब उसने अलायंस बना लिया है, नेटो, जापान, साउथ कोरिया, कई सारे नेशंस के साथ। पहले लोकल रिबेलियन तक था, अब सॉफ्ट पावर, हॉलीवुड, यूनिवर्सिटीज, इवन आप मूवीज भी देखोगे, सिनेमा भी देखोगे, तो यूएसए की मतलब हॉलीवुड मूवीज जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। यूनिवर्सिटीज यहाँ की है। उसके बाद मतलब हर फील्ड में, लाइक सिनेमा से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, इकोनॉमी से लेके, हर फील्ड में, मिलिट्री से लेके, यूएसए क्या है, अभी नंबर 1 पे है। और ग्लोबल कोऑपरेशन भी देखो, यूएसए मतलब ग्रो जरूर किया है, बट देयर वर सम अदर नेशंस हु सपोर्टेड यूएसए, क्योंकि अगर दूसरे नेशन नहीं रहते, वो सपोर्ट नहीं करते, वो डॉलर नहीं खरीदते, वो यूएसए नहीं जाते, तो यूएसए नहीं बन पाता। बट उनके कोऑपरेशन की वजह से ही यूएसए आज के टाइम पे इतना बड़ा बन पाया है। लाइक मिलिट्री पावर, तो लार्जेस्ट बजट है पहली बात तो इसका, और बाकी कई सारे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो अलग अलग नेशंस में ढेर सारे उसने बेस बना रखे हैं, अपने मिलिट्री बेसिस, एयर बेस बना रखा है, नेवल बेस बना रखा है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसके पास। साथ ही इकोनॉमिक डिपेंडेंस, एक्सेस टू यूएस कंज्यूमर मार्केट्स, और साथ ही यूएसए का मतलब जो इकोनॉमिकली बड़ा होना, लाइक यूएस सैंक्शंस लगा देता है कई नेशंस के ऊपर, तो ये सारी चीजों से पावरफुल बनाती है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल रिलायंस, यूएस के सॉफ्टवेयर के ऊपर रिलाई करना, इकोसिस्टम के ऊपर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रिलाई करना, ये हमें क्या बना देता है, मतलब यूएसए को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। इंस्टीट्यूशनल, हेवी सिस्टमेटिक स्वेवर, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनके ऊपर कंट्रोल। साथ ही सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, डिफेंस अम्ब्रेला है, जैसे नेटो ग्रुप बना लिया, तब वो ग्रुपिंग है तो सारे नेशंस क्या रहेंगे, यूएसए की तरफ रहेंगे। गल्फ नेशंस हो गए, ऐसे कई सारे नेशन क्या है, यूएसए के सपोर्ट में है, इन फॉर्म में अलग अलग तरीके से। तो वो सब कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, यूएसए को एक बड़ा दिखा रहे हैं, एक पावरफुल नेशन दिखा रहे हैं, तो उसी वजह से यूएसए पावरफुल बनता जा रहा है। बट स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस भी, ऐसा नहीं है कि यूएसए पावरफुल है मतलब कोई चैलेंज नहीं है, अभी चैलेंजेस। चाइना देख लो, आज के टाइम पर चाइना ग्रो कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, यूएसए को एक टक्कर दे रहा है। मीन्स द वे यूएसए हैज हेजेमनी इन द वेस्ट रीजन, मतलब वेस्ट वाले में अगर हम देखें, इसी तरीके से चाइना कोशिश कर रहा है कि वो क्रिएट करे अपनी हेजेमनी इन द ईस्ट रीजन, मतलब वो काइंड ऑफ टक्कर दे रहा है उसे। उसके साथ ही इकोनॉमिक राइवल भी है वो, इन दोनों के बीच में टेरिफ वॉर चलता रहता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, मतलब दोनों, कभी चाइना कंट्रोल करना चाहता है तो वहां पे यूएसए भी जाना चाहता है। इंटरडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर है और मैसिव होल्डर ऑफ यूएस डेट, मतलब यूएस का जो डेट है उसको काफी बड़ा मतलब रखता है चाइना। इसके बाद इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स है, लाइक यूएसए के जो पॉलिसीज है, मतलब वहां की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेती है, मतलब वहां पे काफी ज्यादा सीवियर पॉलिटिकल पोलराइजेशन चलता है, मतलब वहां पे इंटरनल जो है, कई बार लोग पॉलिसीज से खुश ना होना, ऐसी कई सारी चीजें वहां पे चलती है। नेशनल डेब्ट काफी ज्यादा है, मतलब यूएसए का अगर आप डेट देखोगे ना, भले यूएसए पावरफुल है बट उसका
डेट काफी ज्यादा है, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में उसने कर्जा ले रखा है दूसरे नेशन से। देख सकते हो ट्रेजरी बॉन्ड के फॉर्म में ले रखा है और बाकी अलग अलग तरीके से ले रखा है। साथ ही राइज ऑफ चाइना, इकोनॉमिकली, टेक्निकली, मिलिट्रिकली, हम हर तरीके से देखें तो चाइना राइज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, यूएसए की हेजेमनी को वहां पे टक्कर दे रहा है, तो ये उसके लिए एक चैलेंज बन सकता है। साथ ही ट्रांजिशन टू मल्टीपोलर वर्ल्ड, आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक ही पावर नहीं बची है। मतलब पहले हम कह सकते थे कि देयर वाज अ यूएसए ओनली विच इज पावरफुल, विच हैज अ सुप्रीमेसी, बट आज के टाइम पे मल्टीपोलर बनता जा रहा है। अलग अलग नेशन से जो कि उभर के आ रहे हैं, लाइक रशिया भी देख लो, चाइना देख लो, इंडिया देख लो। इंडिया वी कैन से कि इंडिया भी क्या कर रहा है अभी आज के टाइम पे, ग्रो कर रहा है। मतलब हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है, अलग अलग नेशंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आ रहे हैं, ये पावर क्या हो रही है आज के टाइम पे, शिफ्ट हो रही है। तो हमने देखा फाइनली वी कैन से कि जो यूएसए है उसकी इकोनॉमी जो ग्रो करी है, यूएसए आज के टाइम पे जो पावरफुल बना है, इट इज नॉट ओनली ड्यू टू पर्टिकुलर वन रीजन, देयर आर मल्टीपल रीजन और मल्टीपल एस्पेक्ट्स विच आर कनेक्टेड टू इट। लाइक ज्योग्राफिकली उसे मतलब फेवर यहाँ पे मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। वॉर की वजह से हर नेशन का नुकसान होता है, वहीं यूएसए का फायदा हो चुका था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने की वजह से इंडस्ट्रीज ग्रो करी। फाइनेंशियली वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का फॉर्मेशन उसे फायदा पहुंचा देता है। इनोवेशन लाना, बाकी वर्ल्ड के टैलेंट को अट्रैक्ट करना, इमाइग्रेशन होना, साथ ही ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें जो है, अलग अलग फैक्टर्स जो है, इनकी वजह से क्या हुआ है, यूएसए आज के टाइम पे पावरफुल बना है। और भी अगर हम देखें इन द फॉर्म ऑफ सप्री, यू कैन से कि इनर्मस यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस है, इंडस्ट्रियलाइज्ड काफी जल्दी मतलब हो चुका था, ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करता है। यूरोप वीकेंड हो गया था वर्ल्ड वॉर की वजह से, तो वहां पे लिवरेज मिल जाता है। अमेरिका डोमिनेटेड फाइनेंस, मतलब जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जिस तरीके से फाइनेंस को डोमिनेट किया उसने, डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन चुकी है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो लीड करता है, पावरफुल ग्लोबल अलायंसेस उसने बना रखे हैं, और मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को वही आज के टाइम पे शेप कर रहा है। तो दीज आर द रीजंस, जस्ट बिकॉज ऑफ इट अमेरिका हैज बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड। बट देखिए ये सारी हमने बात करी एंड इट्स ऑल अबाउट इट, बट अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अमेरिका में मतलब अगर आप मतलब ग्राउंड पे अगर देखोगे तो कई सारे लोग हैं, मतलब अमेरिका की पॉपुलेशन का मोर देन 30% जिनके पास खुद का घर नहीं है। अगर आप रियलिटी देखो, वहां का हेल्थ एक्सपेंडिचर काफी, मतलब हेल्थ जो है अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है मेडिकल, काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन काफी ज्यादा महंगी है, कई सारे बच्चों को लोन मतलब कर्ज में ही चले जाते हैं, वो अपना पैसा पूरा दे ही नहीं पाते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है, मतलब वहां की 1% पॉपुलेशन मोर देन 45% शेयर रखती है वहां की इकोनॉमी का। ऐसे ही कई सारी प्रॉब्लम्स अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखो तो जो अमेरिका में भी है। तो मतलब कई इस तरीके से हमने देख लिया इकोनॉमी के फॉर्म में वो ग्रो कर रहा है, बट अगर वहां के ह्यूमन को देखोगे आप तो वो इतना हैप्पीली लिव नहीं कर रहा है अमेरिका में। जिस तरीके से आप देखो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये नेशन क्यों आते हैं हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट में और हर चीजों में जहाँ पे मतलब ह्यूमन की खुशी की बात करते हैं हम, वहां पे ये नेशन हमेशा आगे रहते हैं, यूएसए का नाम कभी नहीं आता है। वाई? क्योंकि वहां पे वो चीजें नहीं है, जीडीपी भले ही ग्रो कर रही है बट एक हैप्पी ह्यूमन लाइफ जो देखते हो आप, इंसान की जिंदगी मतलब अच्छे तरीके से चल रही है। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो नेशन है लाइक इस क्या बोलते हैं इसको, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो नेशन है ये हमेशा क्या करते हैं, दूसरी चीजों, भले इनकी जीडीपी के फॉर्म में ही आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन वहां का इंसान खुशी से अच्छी तरीके से ह्यूमन राइट्स के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ आसानी से जी रहा है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से यूएसए पावरफुल बना है। हमारे माइंड में कई बार कंफ्यूजन रहता है कि हम यूएसए की वजह से ही मतलब क्यों ड्रिवन है सारी चीजें, क्यों हम डॉलर से कंपेयर कर रहे हैं हर चीजों का। देखिए हमारी इकोनॉमी में भी गिरी है, 4th से 6th नंबर पे आ गई है। इट्स नॉट ड्यू टू कि हमारी ग्रोथ कम हो रही है, बट इट इज ड्यू टू यूएस डॉलर, कि डॉलर क्या हो रहा है, पावरफुल होता जा रहा है। हम हर चीज को डॉलर से कंपेयर कर रहे हैं, हमें कई बार कंफ्यूजन रहता है, उसी को मैंने क्लियर किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।